नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज आपका पेपर भी लगा हुआ शिक्षक का। तो ये जो पेपर मैं लेके आया हुआ हूँ, पिछले साल यही पेपर आपका कराया गया था। ये हमारी जो है तीसरी क्लास है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को भी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम में आपको देखने को आज के मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन थे। ये पेपर आपका BA BSc BCom सभी कोर्सों में को कोर्स के तहत यही पेपर आपका पिछले साल जो कराया गया था। आज आपका पेपर लगा हुआ है BA BSc BCom का, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को भी देख के जाएंगे। पेपर आपका है ह्यूमन नॉलेज एंड इनरोलमेंट स्टडीज का आपका पूरा पूरा ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। हम बहुत ही तीव्र गति से इस पेपर को हम सोल्व करवाएंगे, क्योंकि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है। इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख ले। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा, मानवीय मूल्य क्या है भैया। मानवीय मूल्य जो है सही और गलत के बारे में विश्वास है। क्या सही है क्या गलत है उसके बीच में कह सकते हो विश्वास है। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर है कि मूल्य जो है लोगों को क्या करने में मदद करते हैं, तो आपको बताना है। तो जो है नैतिक आधार पर निर्णय लेने इसमें मदद करते हैं। इसमें का पहला होगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संगठनों में किस मूल्य पर आमतौर पर जोर दिया जाता है, तो बड़ों का सम्मान करना। इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। फिर 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ईमानदारी किस प्रकार का मूल्य है। देखो ईमानदारी व्यक्तिगत मूल्य है, क्योंकि सभी लोग ये सामाजिक मूल्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि समाज में सभी लोग तो ईमानदार है नहीं। तो ये व्यक्तिगत मूल्य है, किसी एक व्यक्ति का ही मूल्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय संगठनों में टीम वर्क के लिए कौन सा मूल्य महत्वपूर्ण है। तो टीम वर्क के लिए भैया सहयोग बहुत ही जरूरी है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर है कि व्यवसाय प्रबंधन में मूल्यों की क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। तो इसकी भैया जो भूमिका है कर्मचारियों को नैतिक आचरण जो है अपनाने में मदद करना। इसमें कहोगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि मूल्य आधारित संगठन में कौन सा जो है प्रमुख मूल्य होता है, आपको बताना। तो इसमें जो मूल्य है कर्मचारियों की भलाई है। इसमें का दूसरा। फिर 8 नंबर आपका क्वेश्चन कि व्यवसाय में विश्वास बनाने के लिए कौन सा मूल्य महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो इसमें जो पारदर्शिता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांस कल्चर, जिसको हम अंतर जो है संस्कृत कहते हैं, मूल्य ये क्या होता है, आपको बताना है। तो ये जो मूल्य होता है बच्चों, एक ऐसा मूल्य जो विभिन्न संस्कृतियों में सार्वभौमिक रूप से सम्मानित होता है। इसमें का दूसरा पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन की कौन सा मूल्य संगठनों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए या फिर देने में जो है मदद करता है, तो कौन देता है भैया, तो कहोगे रचनात्मकता। इसमें का पहला लगाइएगा क्रिएटिविटी। 10 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन की स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो शिक्षा और जो मजबूत इच्छा शक्ति। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट है, शिक्षा और जो मजबूत इच्छा शक्ति। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर है कि स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण में आत्मविश्वास के बारे में क्या कहा है, आपको बताना है। तो इन्होंने कहा कि यह जो सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। इसमें का दूसरा। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में भय को कैसे जो है देखते हैं, तो भय एक प्रकार की कमजोरी है जिसे दूर करना चाहिए। बिल्कुल। इसमें का दूसरा। 13 नंबर क्वेश्चन का दूसरा राइट है। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के 7 पापों में से एक है, आपको बताना। देखो गांधी जी ने इनकी एक पत्रिका है यंग इंडिया, इसका यंग इंडियन की एक पत्रिका है। इसमें इन्होंने 1925 में 7 पापों की अवधारणा इन्होंने दिया था। ये आपके 7 पाप कौन कौन से हैं, इसको जो है समझ लीजिए। पहला आपका है कि बिना काम के धन। इन्होंने कहा कि बिना यदि आप काम के धन आप प्राप्त करते हो तो एक प्रकार का पाप है। दूसरा इन्होंने बताया कि विवेक के बिना आनंद, मतलब बिना विवेक के आनंद एक प्रकार के भी पाप है। और चरित्र के बिना ज्ञान, मतलब बिना चरित्र के ज्ञान आपके पास है तो बेकार है, एक प्रकार का व्यर्थ है। और फिर है नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, और बलिदान के बिना पूंजा। बिना बलिदान के पूंजा सफल नहीं होती है। और जो है सिद्धांत विहीन राजनीति। तो 7 पाप इन्होंने बताए हैं, जिसमें से कौन सा इसमें का 7 पापों में से एक है, आपको बताना है। तो बिना काम के धन इनका जो है 7 पापों में आता है। इसमें का दूसरा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के 7 पापों में समाहित नहीं है, आपको बताना। देखो ज्ञान के बिना शक्ति, यह भी 7 पापों में से नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना शक्ति नहीं है। चरित्र के बिना ज्ञान एक प्रकार का पाप है, तो ये इन्होंने नहीं बताया है। इसमें और सभी हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 16 नंबर है कि गांधी जी के 7 पापों में विज्ञान के दुरुपयोग का कौन सा पाप संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा इन्होंने बताया है,
तो इसमें बताया है मानवता के बिना विज्ञान, इसमें का पहला 16 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा पहला। फिर 17 नंबर आपका क्वेश्चन के एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता की एक बच्चे के जीवन में प्राथमिक भूमिका क्या है? तो मूल्य और नैतिकताएं हैं उसका जो है रोपण करना है, इसमें का दूसरा 17 का दूसरा है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षक को सबसे अधिक जो किस पर ध्यान देना चाहिए? तो शिक्षक को भैया जो ध्यान देना चाहिए रचनात्मक और जिज्ञासा के पोषण पर, इसमें का बी। फिर 19 नंबर आपका क्वेश्चन कि डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षक जो है राष्ट्र के भविष्य को कैसे आकार देते हैं? आपको बताना है। तो ये जो आकार देते हैं छात्रों को बड़े सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करके, इसमें का दूसरा। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य ये क्या होते हैं? आपको बताना है। तो धर्मनिरपेक्ष जो मूल्य होते हैं ऐसे मूल्य जो सभी व्यक्तियों के प्रति न्याय, समानता और सम्मान पर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं, इसमें का दूसरा है। फिर 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो विशेषता है नैतिक और आचरित सिद्धांतों पर जोर देना, इसमें का दूसरा होगा। फिर 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सीएसआर का मुख्य ध्यान किस पर? देखो सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बनता है। इसका मुख्य ध्यान किस पर होता है इसकी यदि हम बात करें तो भैया इसका जो ध्यान होता है आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक प्रभावों का संतुलन बनाए रखने में, इसमें का तीसरा। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय अपने सीएसआर योगदान के लिए प्रसिद्ध है? जैसे कि टाटा ट्रस्ट के जो है माध्यम से, तो जो है रतन टाटा जी है, इसमें का पहला है। फिर 24 नंबर आपका क्वेश्चन कि निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण किस पर जो है जोर ये देता है? आपको बताना है। ठीक है, तो ये जोर देता है पूरी प्रणाली और इसके प्रभाव पर विचार करना, इसमें का दूसरा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण है? आपको ये बताना है। इसमें जो चरण है विकल्पों का मूल्यांकन करना, इसमें का भी। 26 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता में अर्जुन किस बात के लिए भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं? आपको ये बताना है। तो कहोगे मार्गदर्शन और जी स्पष्टता, इसमें का बी। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन कि प्रबंधन में भगवत गीता की कौन सी तकनीक लागू की जा सकती है? आपको बताना है। तो कहोगे परिणामों से जुड़े जो है बिना कार्य करना, मतलब भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि हमें अपने फल की चिंता नहीं करना है बल्कि हमको काम अपना करना है, इसमें का पहला। 28 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है कि भगवत गीता के अनुसार जो है निर्णय लेने के संदर्भ में धर्म क्या है? आपको बताना। तो धर्म देखो नैतिक कर्तव्य और सच्चाई है, इसमें का बी। 28 का बी है। फिर 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समग्र प्रबंधन में एकीकृत सोच का क्या अर्थ है होता है? आपको बताना। तो कहोगे जो है व्यापक समाधान खोजने के लिए विविध पक्षों को समायोजित करना, इसमें का भी। निर्णय लेने की प्रक्रिया में फीडबैक की क्या भूमिका होती है? आपको बताना है। इसकी भैया जो भूमिका होती है निर्णयों और आज जो रणनीतियाँ हैं उसको सुधारने में मदद करती है, इसमें का बी। 30 का बी है। फिर 31 नंबर आपका क्वेश्चन कि भगवत गीता की किस तकनीकी की सहायता से निर्णय लेने में तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है? 31 की हम बात करें तो जो है मानसिकता और जो है अनासक्ति का अभ्यास करके, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 32 नंबर है कि निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण की कौन सी मुख्य विशेषता होती है? तो दीर्घकालीन और जो है तत्कालीन प्रभाव पर जो विचार करना है, इसमें का सी। 32 का सी है। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है भगवत गीता के अनुसार परिणामों से जुड़े जो है बिना अपने कर्तव्य को पूरा करने की कौन सी अवधारणा है? तो कर्मयोग है। ठीक है, अपने कर्म पर आपको ध्यान देना है बिना फल की चिंता किए। 33 का पहला। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता के अनुसार संघर्ष के समय निर्णय लेने के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? आपको बताना है। तो इसमें जो सुझाव दिया गया है एक ज्ञानी सलाहकार के मार्गदर्शन प्राप्त करना, इसमें का राइट होगा दूसरा। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन की समग्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक निहितार्थों पर विचार क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बताना है। क्योंकि जो है सभी इसमें जो है क्योंकि स्टेक होल्डर के मूल्यों को एक साथ जो है मेल खाने के लिए, इसमें का होगा बी। समग्र प्रबंधन किस पर जो है अपना ध्यान जो है केंद्रित करता है? ठीक है, तो ये जो ध्यान केंद्रित करता है दीर्घकालीन स्थिरता के लिए, विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने के लिए। अगला भी आपका है 37 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में क्या मुख्य दुविधा है? आपको बताना है। तो लाभ बनाम रोगी की भलाई है, इसमें का पहला।
37 का पहला। फिर 38 नंबर आपका क्वेश्चन की फार्मा कंपनी नैतिक मार्केटिंग को कैसे संतुलित करती है, आपको बताना है। तो ये कहोगे दवा की जानकारी में पारदर्शिता सुनिश्चित करके, इसमें का दूसरा। फिर है ओवर द काउंटर OTC जिसको कहते हैं, तो दवाओं की मार्केटिंग की एक मुख्य चुनौती क्या है, आपको बताना है। तो लाभ बनाम पहुंच, इसमें का लगाओ पहला। निजीकरण में अक्सर क्या जोखिम होता है, तो निजीकरण में देखो सार्वजनिक भलाई बनाम कॉर्पोरेट लाभ होता है, इसमें का पहला। अगला फिर 41 नंबर आपका क्वेश्चन कि निजी एकाधिकार की ओर बढ़ते समय क्या चुनौती होती है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो चुनौती बच्चों होती है, बढ़ा हुआ नवाचार बनाम जो कि सुलभता जिसको समर्थता कहते हैं, इसमें का पहला। फिर 42 नंबर आपका क्वेश्चन कि निजीकरण की एक सामान्य दुविधा क्या है। देखो इसमें जो है इसका जो एक सामान्य दुविधा है निजीकरण की, वो आपकी हो जाएगी दक्षता बनाम समानता, इसमें का पहला। निजीकरण अक्सर जो है किसे प्राथमिकता देता है, तो लाभप्रद मतलब अपने लाभ को, बनाम जो है सार्वजनिक सेवा, इसमें का पहला। आर्थिक उदारवाद में एक सामान्य दुविधा क्या होती है, तो मुक्त बाजार बनाम सरकारी नियंत्रण, इसमें का पहला लगाइएगा 44 का। फिर 45 नंबर आपका क्वेश्चन कि उदारवाद में क्या दुविधा उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो इसमें दुविधा जो होती है वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाम स्थानीय उद्योग संरक्षण, इसमें का पहला। फिर 46 नंबर आपका क्वेश्चन कि सोशल मीडिया पर साइबर सुरक्षा संतुलित करने की क्या चुनौती सामने आती है, आपको बताना है। तो ये जो चुनौती है उपयोगकर्ता की संलिप्तता बनाम गोपनीयता, इसमें का पहला। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन की ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादकों को किस चुनौती का सामना करना पड़ता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो करना पड़ता है स्थिरता बनाम लाभप्रद की, इसमें का पहला। मानकीकरण अक्सर किससे जो है बलिदान करता है, तो मानकीकरण जो बलिदान करता है बच्चों ये नवाचार बनाम लागत नियंत्रण को, इसमें का पहला। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन है गुणवत्ता जो है मानकों के संबंध में एक सामान्य दुविधा क्या होती है, ये आपको बताना है। इसमें समान दुविधा जो है उच्च गुणवत्ता बनाम जो है कम लागत, इसमें का पहला है। फिर 50 नंबर आपका क्वेश्चन की कंपनियां जो है गुणवत्ता मानकों को कैसे संतुलित करती है, तो ग्राहक संतुष्टि बनाम उत्पाद लागत, इसमें का पहला 50 का पहला है। फिर 51 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख जो है घटक कौन से होते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपके जैविक और अजैविक घटक होते हैं बच्चों, ठीक है। जैविक वे होते हैं जिसमें जान होती है, अजैविक वे होते हैं जिसमें जान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 52 नंबर, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की क्या भूमिका होती है, आपको ये बताना है। तो उत्पादकों की जो भूमिका है, उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बच्चों, सूर्य जो है प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके, इसमें का सी है। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा जीव होते हैं, आपको बताना। देखो प्राथमिक उपभोक्ता आपके शाकाहारी होते हैं, जैसे कि बकरी हो गई, जानवर, हिरन, खरगोश, ये सब शाकाहारी होते हैं, इसमें का पहला। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है, अपघटक जो होते हैं मृत जीवों को तोड़ना और पोषक तत्वों का पुनर्चक्र करना इनका कार्य होता है, इसमें का सी। खाद्य श्रृंखला क्या है, आपको बताना है। देखो खाद्य श्रृंखला जो बच्चों होती है, ये जो एक श्रृंखला जिसमें प्रत्येक जीव अगले जीव पर भोजन के स्रोत के रूप में निर्भर होता है, इसमें का लगाओ बी होगा। खाद्य जाल ये क्या दर्शाता है, खाद्य जाल जो दर्शाता है पारिस्थितिकी तंत्र में कई ओवरलैपिंग खाद्य श्रृंखलाएं, इसमें का बी। फिर 57 नंबर क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है बच्चों ये होता है अपघटकों से उपभोक्ताओं और फिर जो है अपघटकों की ओर, इसमें का होगा सी। फिर पारिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाता है, तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो दर्शाता है प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर जीवों की संख्या को, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जो दिया हुआ है कि किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर जीवों के जैव द्रव्यमान मतलब जो जीवों को दर्शाता है, आपको बताना है। तो ये जो दर्शाता है ये जो है जैव द्रव्यमान मतलब जीवों का जो है पिरामिड को। फिर है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कैसे बदलती है, तो ऊर्जा जो ये बदलती है, ठीक है, ये जो है प्रत्येक स्तर पर ये बढ़ती है, मतलब बढ़ती नहीं सॉरी घटती है, क्योंकि नीचे जाएगी तो घटेगी, इसमें का दूसरा लगाइएगा 60 का दूसरा है। फिर 61 नंबर आपका क्वेश्चन की खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किस स्तर पर होती है, आपको बताना। तो सबसे कम ऊर्जा भी यहाँ नीचे होती है तृतीय उपभोक्ता पर, शुरुआत में सबसे ज्यादा होती है। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा मुख्य का स्रोत क्या है ऊर्जा का, तो कहोगे सूर्य की रोशनी है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर
विशेष रूप से कौन जीव होते हैं, तो कहोगे एपेक्स शिकारी होते हैं। इसमें का डी। इन सीटू भैया क्या है, इन सीटू प्राकृतिक आवास में उसका संरक्षण करना भैया, तो प्रजातियों का उनके आवास में प्राकृतिक संरक्षण करना इन सीटू है। बाहर करोगे तो एक्स सीटू होगा। फिर यहाँ से और दिया हुआ है इन सीटू का उदाहरण कौन सा है, तो वन्य जीव जो है जो दिया हुआ अरब है, ये स्थापित जो हुआ है ये इन सीटू का ही एग्जाम्पल है। इसमें का पहला। फिर एक्स सीटू संरक्षण क्या है, तो ये जो प्रजातियों का इनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण करना एक्स सीटू है। इसमें का दूसरा। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है, आपको बताना। देखो एक्स सीटू कह रहा है ना, वहां से बाहर लाकर संरक्षण करना, तो राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू है, वन्य जीव ये भी है, लेकिन बोटेनिकल गार्डन ये जो है एक्स सीटू है भैया। इसमें का लगाओ तीसरा। फिर 68 नंबर आपका क्वेश्चन कि वन्य जीवों के आरभ्य का मुख्य स्रोत क्या है, तो लुप्त प्राय प्रजातियों और उसके जो आवास उसकी रक्षा करना। इसमें का बी। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तिगत रूप से प्रदूषण नियंत्रण में मदद करने का एक तरीका क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो तरीका है, सामग्री को जो है कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना और पुनः जो है निर्वनीकरण। इसमें का लगाओ राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका 70 नंबर है, वायु प्रदूषण कम करने में कौन सी जो है क्रिया मदद करती है, आपको लगा जो है बताना। देखो पेड़ लगाना और हरी जगहों का जो है अनुरक्षण करना। इसमें का बी। 70 का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 71 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल उत्पाद का उपयोग क्या महत्वपूर्ण है, उत्पादकों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो इसका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से टूट जाते हैं और फिर पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं। इसमें का सी। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन कि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो यह जो आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करते हैं। इसमें का बी। फिर 73 नंबर आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य है, आपको बताना है। देखो भैया सतत विकास का जो लक्ष्य है इसमें 17 बच्चों लक्ष्य है, ठीक है, जिसको पूरा करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। और ये जो है इसमें सबसे पहले नंबर पर आपका गरीबी का उन्मूलन है, नो जो है पॉवर्टी, इसमें का पहला है। इसमें का पहला लगाइएगा। फिर आपका 74 नंबर है कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत कौन सा है, आपको बताना है। तो दीर्घकालीनता और मरम्मत के लिए डिजाइन करना। इसमें का डी। इसमें का डी नहीं सॉरी सी। 74 का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 75 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था प्रथाओं को लागू करने का प्रमुख लाभ क्या है। तो इसका जो लाभ है संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव की में कमी। इसमें का लगा सी। उद्यमिता सतत विकास में कैसे योगदान कर सकती है, तो ये जो योगदान कर सकती है ऐसे नवाचारी समाधान तैयार करके जो पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को जो है संबोधित करें। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि सतत उद्यमिता का एक उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका जो उदाहरण है, एक जो है कंपनी शुरू करना जो एंडो फ्रेंडली सामग्री और प्रथाओं का जो उपयोग करे। इसमें का भी। फिर आपका है 78 नंबर क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण जो है कानून है, आपको बताना है। तो भारत में जो पर्यावरणीय जो कानून है भैया वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। इसमें का भी, ठीक है, इसमें का भी। अगला भी आपका है 79 नंबर क्वेश्चन है कि 1980 का वन संरक्षण अधिनियम किसके लिए बनाया गया था, आपको ये बताना है। तो ये जो बनाया गया था ये जो है वन संसाधनों का संरक्षण और उसकी रक्षा के लिए। इसमें का भी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ से ग्रीन हाउस गैस की जब बात करेगा तो कीटो प्रोटोकॉल है, इससे संबंधित है, ठीक है। इसमें का पहला। फिर आपका जैविक विविधता पर जो है कन्वेंशन सीबीडी का उद्देश्य क्या है, सीबीडी का आपको ये बताना है। तो ये जो है जैविक जो है वैश्विक जैव विविधता की रक्षा करना। इसमें का बी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 82 नंबर की कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए जाना जाता है, आपको बताना है। तो ये जाना जाता है UNEP जाना जाता है, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 83 नंबर कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका जो लक्ष्य बच्चों वो है ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं उनको समाप्त करना। इसमें का भी। फिर है NGT की स्थापना भैया कब हुई है, 18 अक्टूबर मैंने आपको बताया था 2010 को, ठीक है। इसमें का सी। इसका मुख्यालय भैया दिल्ली में है, नई दिल्ली में, ये भी समझ लीजिएगा। अगला भी आपका कि NGT जो है किससे संबंधित है, तो पर्यावरण जो विवाद है जो मुद्दे हैं उससे संबंधित। इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 86 नंबर कि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI ये क्या मापता है। तो ये भैया वायु प्रदूषण के स्तर को। इसमें का सी। 86 का सी है AQI के द्वारा
सामान्य कौन सा प्रदूषण जो है मापा जाता है, तो इसमें ओजोन भी है और जो है NO2 इसमें लगाइएगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी मापा जाता है। ऐसे तो सभी के इसमें मापा जाता है, लेकिन इसमें का बी लगाइएगा। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अच्छी मानी जाती है, तो 0 से मतलब 50 तक की जो है इसको अच्छी मानी जाती है। इसके ऊपर की जितनी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है खराब है। फिर इसमें है 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पर जो है जोर देता है, तो सतत प्रथाएं, प्राकृतिक के प्रति सम्मान पर, इसमें का सी। अगला फिर 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पारंपरिक प्रथाओं में कौन सी विधि वर्षा के पानी को कैप्चर और जो है संग्रहित करने के द्वारा जल संरक्षण में मदद करती है, आपको बताना है। तो ये कहोगे हार्वेस्टर, जो कि वर्षा जल संचय, इसमें का लगाओ बी ऑप्शन, 90 का बी है। फिर 91 नंबर आपका क्वेश्चन की पारंपरिक भारतीय कृषि में कौन सी प्रथा मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से बनाए रखती है, आपको बताना। तो कहोगे फसल चक्रीकरण, इसमें का पहला। पारंपरिक जो है भारतीय प्रथाओं में पवित्र वन की क्या भूमिका होती है, तो इसकी जो भूमिका है जैव विविधता की रक्षा, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, इसमें का बी। फिर ये पर्यावरणीय गुणवत्ता की जैव समीक्षा में समानता किसका अध्ययन किया जाता है, तो वन्य जीवों और पौधे के जो हेल्थी उसका अध्ययन किया जाता है, उसके स्वास्थ्य का। फिर आपका 94 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है, इसमें कह रहा कि पानी की गुणवत्ता की जो है जैव समीक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, आपको बताना है। तो मछली और जो जलीय पौधों की प्रजातियों का विश्लेषण करके। फिर आपका 95 नंबर क्वेश्चन कि जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक प्रजाति पानी के स्रोतों में प्रदूषण का संकेत दे सकती है, तो इसमें संवेदनशील प्रजाति जैसे कि मेफुलाई, इसमें का पहला। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पर्यावरण प्रबंधन जो प्रणाली है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण प्रदर्शन प्रबंधन और उसका सुधार करना, इसमें का बी। 96 का बी है। फिर 97 है कि पर्यावरण जो है पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का संबंध जो है समानता कौन सी मानक से है, तो इसका जो संबंध है ISO, ठीक है, 14001 से, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 98 है कि पर्यावरण जो है प्रभाव आकलन, जिसको हम EIA कहते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो परियोजना जो शुरू होने से पहले संभावित जो पर्यावरण जो प्रभाव उसका मूल्यांकन करना है। फिर आपका है कि EIA रिपोर्ट में समानता निम्नलिखित में से क्या शामिल है, आपको ये बताना है। इसमें जो शामिल है संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और समान उपयोग का विश्लेषण, इसमें का सी। लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरणीय ऑडिट का एक मुख्य घटक क्या है, आपको ये बताना। तो इसका घटक है पर्यावरणीय नीतियाँ और जो प्रथाएं, इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। ये आपके 100 क्वेश्चन थे, इनको भी देख के जाइएगा। वीडियो को शेयर कर देना, सभी विद्यार्थी देख ले। पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर को मुझे भेज दीजिएगा, उसकी आंसर की करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।